हेलो हेलो। ध्यान दें, इनकम टैक्स के क्लास में अभी तक जो हम ध्यान दें अभी तक जो हम कर दिए हैं वो सैलरी में हम बताए हैं कि बेसिक प्लस अलाउंस प्लस प्रीक्विजिट प्लस लीव प्रॉफिट को सैलरी मानते हैं। इसीलिए देखते हैं कि हम किसी भी वैकेंसी पर 7,500 से लेके और अगर 22,000 लिखा हुआ है बेसिक, तो वहां पे कर्मचारी को मिलता है 50,000 सैलरी। उसका रीजन यही होता है कि बेसिक हुआ 7,500, फिर उसमें अलाउंस का अमाउंट, प्रीक्विजिट का अमाउंट, लीव प्रॉफिट का अमाउंट जोड़ के वो मैक्सिमम अमाउंट जो भी बनता है वो मिल जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अलाउंस हम पढ़े हैं कि कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा जिसका नगद में भुगतान किया जाता है वह अलाउंस। प्रीक्विजिट कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा जिसका नगद में भुगतान नहीं किया जाता है वो प्रीक्विजिट कहलाता है। और लीव प्रॉफिट मतलब अकस्मात जैसे 2 महीना के वेतन के बराबर बोनस घोषणा कर दिया है ना, तो ये चीज लीव प्रॉफिट कहलाता है। आगे अब ध्यान दें, हम उसमें एक वीडियो में डाले हैं कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी में शामिल होता है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस डीपी प्लस बोनस प्लस कमीशन। इस सब के अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो वो जो टोटल होगा वो हमारा सैलरी का अमाउंट होगा, जो हम उस वीडियो में डाले हैं जहां हमारा हाउस रेंट अलाउंस का वीडियो है। एचआरए के लिए सैलरी निकालते हैं तो सैलरी के लिए बेसिक अमाउंट प्लस डीए में एक चीज और लिखे हैं हम कि डीए में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट शब्द अगर जोड़ा है तो डीए का अमाउंट ऐड करेंगे। अगर ये शब्द नहीं जोड़ा है प्रश्न में तो डीए शामिल नहीं किया जाएगा एचआरए निकालने में। ठीक है। तो सैलरी में बेसिक, डीए, डीपी, बोनस और कमीशन का ही अमाउंट हम जोड़ेंगे, बाकी जो भी अमाउंट है वो एचआरए के कैलकुलेशन में सैलरी नहीं माना जाएगा, उसको छोड़ के काम करेंगे। ठीक है। और इसमें समझाया है कि पहला बेसिक एचआरए जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कहते हैं, हमको वास्तव में अलाउंस क्या मिला। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमको एचआरए सपोज करो 2,000 पर मंथ मिलता है तो पूरे 1 साल का कितना हो जाएगा 2,000 पर मंथ। और यहां कोई भी काम जो हम करेंगे पूरे फाइनेंसिंग ईयर का अर्थात 12 महीना का है ना, तो बेसिक हो गया हमारा 24,000 2,000 पर मंथ के हिसाब से। अब दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब हम कहीं पे अगर 1,500 या 2,500 या 3,000 के मंथली रूम लेके रह रहे हैं, अगर हम 3,000 के किराए पे रहते हैं तो 3,000 का 12 महीना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सपोज करो ये इस सब का टोटल अगर 40,000 पुरता है तो 40,000 का 10% कितना होगा 4,000। अगर 1 लाख पुरता है तो 1 लाख का 10%, यानी जो भी अमाउंट होगा उसका 10%। यहां क्या लिखा है 10% ऑफ सैलरी, मतलब इस सब का जो टोटल होगा उसका 10%। यहां जो भी बनेगा इस दोनों में से जो डिफरेंस होगा सो ये होगा, माइनस है बीच में है ना। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो भी आएगा जो बचेगा सो यहां होगा। और तीसरा वीडियो आप देखेंगे उसमें हम डाले हैं 50% या 40% ऑफ सैलरी, 50% या 40% ऑफ सैलरी। अब ये क्या है, कहां 50 लगेगा कहां 40 लगेगा, तो उसमें हम बता भी दिए, आप लोग लिख लीजिएगा सुन के। दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई, ये 4 शहर में यदि कर्मचारी काम करता है तो वहां के कर्मचारी के लिए
50% ऑफ सैलरी, यानी इस अमाउंट का 50%। दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे और कलकत्ता में 50% ऑफ सैलरी, बाकी इंडिया के किसी भी जगह पे है तो 40%। कैलकुलेशन करेंगे जो भी अमाउंट बनेगा, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट, इस तीनों में जो कम होगा, which above is less, that is exempt, वह कर मुक्त होगा। तीनों में से जो सबसे कम होगा वह कर मुक्त होगा। उसको एक्चुअल एचआरए में से घटाएंगे। जैसे तीनों में से कम मान लो वो अमाउंट 10,000 है, तो 10,000 एग्जेम्प्ट होगा, तो 24,000 में से 10,000 घट जाएगा। क्योंकि हमको मिला कितना है, 24,000, तो 24,000 में से 10,000 घटा लेंगे, बचेगा कितना, 14,000। वो हमारा टैक्सेबल होगा, उसको हम आगे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेशन करते समय ऐड करेंगे 14,000 रुपया। तो ये होगा हमारा एचआरए का कैलकुलेशन। इसका हम वीडियो डाल दिए हैं। इसके आगे हम डाले हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, मकान की सुविधा का मूल्य। एक तरफ तो आपको मकान किराया भत्ता मिला, अब दूसरे तरफ यदि कर्मचारी का खुद का मकान है, वो आपको अलॉट कर दिया, तो आपको तो एचआरए नहीं देगा। वो अगर आपको मकाने दे दिया तो आपको एचआरए नहीं देगा। उस स्थिति में एचआरए का कैलकुलेशन नहीं करके रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन होगा, मकान की सुविधा का मूल्यांकन। तो इसके लिए हम क्लास में लिखाएंगे, और जो वीडियो में नहीं डाले हैं, मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए मकान को फर्निश हाउस और अनफर्निश्ड हाउस दो भाग में बांटा गया है। कर्मचारी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो भागों में बांटा गया है, और इस सब के लिए अलग अलग रूल है। जैसे डीएम आवास जो है वो फर्निश है, क्योंकि डीएम खुद जहां रहते हैं वहां डीएम को देख रेख के लिए, उनके मकान की सुरक्षा के लिए गार्ड है, चौकीदार है ना। खाना बनाने के लिए अलग है, गार्डन चेक करने के लिए अलग माली है ना। हर विभाग के लिए अलग अलग एम्प्लॉई है ना। तो वो फर्निश हाउस हुआ जो हर तरह से सुरक्षित है। वहां परिंदा भी पंख मारेगा तो बड़ा उसको सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये फर्निश हाउस है। लेकिन रेलवे में काम करने वाला साधारण कर्मचारी, जिसको रेलवे के द्वारा कॉलोनी बना गया है उसमें से एक घर दे दिया, वो उतना सुरक्षित नहीं है क्या। लेकिन डीएम का, एसपी का, जज का आवास जो है वो सुरक्षित है। वहां डीएम साहब की सुरक्षा के लिए, जज साहब की सुरक्षा के लिए उनका बॉडीगार्ड है, गेट पर खड़ा एक गार्ड है, फिर खाना बनाने के लिए अलग है, बगीचा की देखरेख के लिए अलग है, साफ सफाई के लिए अलग है, बिजली व्यवस्था देखने के लिए अलग है। हर विभाग के लिए अलग अलग वर्कर्स, वहां उनको असुविधा ना हो इसीलिए दिया गया है ना। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले कर्मचारी को दो भागों में बांटा गया, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। फिर मकान को दो भाग में बांटा गया, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। फर्निश्ड मतलब जहां पे सरकार के द्वारा सारा सुविधा प्रदान कर दिया गया, वो हो गया फर्निश्ड। और जहां कोई भी सुविधा प्रदान नहीं किया, जो रहता है वो अपने तरफ से व्यवस्था रखे, वो हो गया अनफर्निश्ड। हम कॉमन वीडियो में भी डाले हैं, कॉमन रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सबसे पहले दोनों चीज के लिए हम सैलरी डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके लिए सैलरी में इतना ही चीज होगा, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में वे सभी अलायंस जो नगद मिलता है, वे सभी कन्वीनियंस जो नगद मिलता है, यानी एक कर्मचारी को नगद जितना चीज मिला सबको जोड़ेंगे तो हमारा सैलरी होगा। इसमें बॉन्ड है कि इतना ही चीज को जोड़ना है, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में इतना के अतिरिक्त ऑल कैश अलायंस हम वीडियो में लिख दिए हैं। इतना के अतिरिक्त ऑल कैश अलायंस जो नगद मिला वो हमारा वेतन में शामिल होगा। अब शहर को तीन कैटेगरी में बांटा गया। यहां तो सीधे बोल दिया दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंबई में 50%, बाकी जगह 40%। लेकिन इसमें शहर को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। 1991 की जनगणना के अनुसार, अभी तक पढ़ा रहा है बुक 1991 ही, पता नहीं क्यों तब तक क्या बार जनगणना हुआ। 1991 की जनगणना के अनुसार शहर जिसकी आबादी 25 लाख से ज्यादा है, जिसकी आबादी 25 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए
रेंट फ्री एकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी लागू होगा। हम वीडियो में लिख दिए हैं, ठीक है। और एक ही वीडियो में दोनों है, बोर्ड में एक तरफ एचआरए है, दूसरी तरफ रेंट फ्री एकोमोडेशन है, ताकि समझने में सुविधा हो। वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो शहर जिसकी आबादी 1991 की पॉपुलेशन के आधार पे 25 लाख से अधिक है, तो वेतन का 15%, वेतन मतलब इसके अतिरिक्त ऑल कैश अलाउंस को हम जोड़ देंगे, रफ में पहले तैयार कर लेंगे अमाउंट, तब उसका 15%। दूसरा, पॉपुलेशन जिसकी आबादी 25 लाख से कम है लेकिन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है लेकिन 10 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा, जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये एक कर्मचारी के लिए कोई एक ही इसमें से लागू होगा, तीनों तो लागू नहीं होगी, कर्मचारी किसी न किसी एक पॉपुलेशन में होगा, है ना। तो जो लागू होगा उसमें से अगर वास्तव में मान लो कर्मचारी से 500 पर मंथ उसके वेतन में से काटा जा रहा है, तो कुल मिलाकर कितना कटेगा? 6000। एक साल में 500 पर मंथ के हिसाब से 6000 उसके पूरे ईयर में कटा, तो उसमें से जो लागू होगा उसमें से लेस पेड बाय एम्प्लॉय कितना? 6000। साथ में इसमें जोड़ेंगे कि अगर उसमें फर्नीचर आइटम है, एसी है लगा हुआ घर में, तो उसके वैल्यू का 10%। अगर फर्नीचर आइटम लगा, सपोज करो 1 लाख का फर्नीचर है, तो 1 लाख का 10%, 10,000। एसी अगर 50,000 का लगा हुआ है तो 50,000 का 10%, 5,000। तो 10,000 और 5,000 मिलके 15,000, वो भी यहाँ ऐड होगा, और तब जो वैल्यू होगा वो रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा। ठीक है, जो सवाल जब हम करेंगे उस समय विशेष रूप से करेंगे, जैसे वीडियो में से आप लोग इसका थ्योरी नोट करेंगे। आज जो हमें करना है वो टॉपिक है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चा के लिए सुविधा मिलेगा। एक कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चा के लिए सुविधा मिलेगा, और एक बच्चा के लिए 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से सुविधा मिलेगा। यानी 100 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम 2 बच्चा तक जो भी अमाउंट बनेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सपोज करो किसी का 2 बच्चा है और उसको एजुकेशन अलाउंस सालाना के आधार पे 10,000 रुपया मिला। एजुकेशन अलाउंस पूरे साल में उसको 10,000 रुपया मिला, तो उस 10,000 में से कितना टैक्सेबल होगा और कितना टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए रूल है कि RS 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, दो बच्चे के लिए अधिकतम, और 100 रुपया प्रति बच्चा के हिसाब से। तो अगर 10,000 है, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि 10,000 किसी को मिला है ना, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट होगा 100 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 2 बच्चा के लिए। तो 100 एक बच्चा के लिए, तो 12 महीना के लिए 1200, 2 बच्चा के लिए 2400, 2400 रुपया एग्जेम्प्ट होगा। मिला कितना? 10,000। तो 10,000 में से 2400 घटा देंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल माना जाएगा, उसको हम इनकम में शामिल करेंगे, पूरे 10,000 को शामिल नहीं करेंगे। अब यदि यहां लिख दे सीधे कि 150 रुपया प्रति माह के हिसाब से उसको एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, 150 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, तो 150 में से माइनस कर दें 100, तो कितना बचेगा? 50 गुने 2 गुने 12,
2 बच्चा और 12, तो 50 दूनी 100 को 12 से गुना करेंगे तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? टैक्सेबल निकल जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्प्ट है वो तो हम टोटल में से महीना आधार पे घटा दिए। अगर अमाउंट क्लियर है कि 150 रुपया उसको मिलता है प्रति माह 2 बच्चा के लिए, है ना, तो एक बच्चा के लिए 100 माइनस हो जाएगा, तो 50 रुपया टैक्सेबल होगा। 2 बच्चा और 12 महीना के हिसाब से 1200 उसका टैक्सेबल होगा। तो ये एजुकेशन अलाउंस है। इसी में अगला आता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस, छात्रावास भत्ता। छात्रावास भत्ता के लिए रूल होता है RS 300 पर मंथ, RS 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 300 रुपया प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 2 बच्चा के लिए। अगर 3 बच्चा है तो वो लागू नहीं होगा, 1 बच्चा का नहीं लागू होगा, 2 बच्चा तक, ठीक है। क्योंकि ये रूल तब का है जब हम 2 और हमारे 2 का नारा निकला, ठीक है। तो ये 300 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। तो 300 के हिसाब से 300 गुने 2 गुने 12, है ना, के हिसाब से कितना होगा? 12 छठ 7200। 7200 रुपया जो भी मिलेगा उसमें से 7200 घट जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। जो बचेगा वो, अगर 7200 से कम में मिला है तो ये चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा। अगर किसी को 7000 मिला हो तो 7200 तक तो एग्जेम्प्ट होना है, तो 7000 उसके सीमा में है, इसीलिए ये चीज एग्जेम्प्ट लिखाएगा, यहाँ कोई भी अमाउंट नहीं लिखाएगा, ठीक है। अगला वीडियो में हम डालेंगे प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसका वीडियो भी हम डालेंगे, पहले जो वीडियो डाला है उसका थ्योरी लिखें, फिर ये वीडियो का थ्योरी लिख लेंगे, जो भी आप सुने जो भी समझे, फिर प्रोविडेंट फंड का लिखेंगे। और आपका पहला क्वेश्चन ही प्रोविडेंट फंड से शुरू किया है, जो अब अगला क्लास जब हम क्लास में आएंगे, कल क्लास बंद रहेगा तो हम उसमें वहां से प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस